आज हम बात करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एससीओ समिट, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं और अब वो अपनी यात्रा जो है पूरी करके भारत वापस से रवाना हो चुके हैं। पहला आपको यहाँ पे समझना जरूरी है कि एससीओ है क्या, यानी इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं। अगर कोई हमें ये बताए कि ये क्यों बनाए जाते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है विभिन्न कंट्रीज़ को साथ में ला करके एक जगह पर उनके लीडर्स जो हैं मिल पाएं और अपनी बातों को साझा करें। उसके कारण होता क्या है कि जिस भी कंट्री को आपस में सहयोग से कुछ हासिल करना है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता तो 5-4 लोग मिलकर के जो हैं मान लो कुछ वजन उठा सकें, सेम काम ये कंट्री जो हैं अपने साथ में करते हैं। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन के बारे में हम बात करते हैं यानी संयुक्त राष्ट्र, इसी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, इसी के साथ में जैसे SCO, या फिर हमारा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के द्वारा बनाया गया ग्रुपिंग ब्रिक्स, या फिर यूरोपियन यूनियन, या फिर एशियान कंट्रीज का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये क्या है? ये सारे के सारे कंट्रीज की ग्रुपिंग हैं। तो ऐसे ही SCO जिसमें कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 2 महत्वपूर्ण कंट्रीज जिनका नाम चाइना और रशिया तथा इनके साथ में 4 सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, यानी 4 ऐसे कंट्री जो कि सेंट्रल एशिया में हैं। कौन कौन से? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। इन्होंने सब ने मिलकर के इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया। तो पहला मतलब यह है, कभी भी इवन इंटरव्यूज में भी आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कंट्रीज मिलकर के ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनाते हैं, आपका क्या तर्क है? यानी वो कई प्रकार की ऐसी समस्याओं का सॉल्यूशन कर सके जो किसी एक के हाथ में नहीं हो, या कभी ऐसे प्रकार के संकट जो कि एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ में हो तो तीसरे या चौथे कंट्री की जो है मध्यस्थता की वजह से या फिर उसके गुड ऑफिसेज की वजह से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। क्लियर? अब हम बात करेंगे दूसरा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो अभी मीटिंग हुई है उसमें किया क्या क्या गया है। देखिए, भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो चाइना के तिनजियान सिटी में हुई है उसमें भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री भी गए, रशिया के प्रेसिडेंट भी गए और चाइना के प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी वहां पर हैं। तो इन कंट्रीज की वहां पर राष्ट्र अध्यक्षों की जो मौजूदगी है उसने इस SCO समिट को एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन दी है तथा इसकी जो भी सिग्निफिकेंस है उसको प्रदर्शित किया है। यानी अगर हम बात करते हैं किसी भी फंक्शन में, जैसे तो अपने परिवार वाले अगर उस फंक्शन में जाते हैं, इसके लिए इसका मतलब है कि हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम काम जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस मीटिंग में करने की कोशिश की है। ये चाइना, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो चाइना विजिट है वो 7 साल के बाद में है और वो भी 2018 जब महाबलीपुरम में मीटिंग हुई थी और चाइना के प्रेसिडेंट यहां पर आए थे। लेकिन उसके बाद में जो भी बॉर्डर के ऊपर जो सिचुएशन बनी, हमारी और चाइना की बॉर्डर आपको पता है करीबन 3,500 किलोमीटर की बॉर्डर है, जिसमें अभी भी कई प्रकार के जो हैं वो डिस्प्यूट्स हैं। वो डिस्प्यूट क्या है? ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट तो ये है, ये जो बॉर्डर है वो प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है, यानी उसको चिन्हित नहीं किया गया है उस बॉर्डर को। तो जब चिन्हित ही नहीं करोगे किसी बॉर्डर को, आपस में विवाद होना तो स्वाभाविक है। तो भारतीय और चाइना के बीच में ये विवाद हमेशा से चलता आ रहा है और जिसकी ये एक समस्या सबसे बड़ी दोनों देशों के संबंधों में है। दूसरा सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि 2018 की समिट के बाद में गलवान वैली में, यानी जो गलवान की जो घाटी थी, वहां पर भारतीय और चाइना के जो सैनिक हैं उनके बीच में आपस में विरोध हुआ और मतलब कोई पेट्रोलिंग गश्त को लेकर के कोई समस्या हुई थी, जिसकी वजह से दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए थे और उसकी वजह से कई भारतीय सैनिकों और कई चीनी सैनिकों की जान गई थी, जो कि बॉर्डर, भारत और चाइना की बॉर्डर में करीबन 30 साल बाद में ऐसी हिंसक झड़प में मरने वाले लोगों में ये शामिल थे। यानी ये दोनों भारत के लिए इस समय पेन पॉइंट का काम कर रही हैं चाइना और भारत के रिलेशन में। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी ये समिट क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर 7 साल के बाद में चाइना में गए थे। अब ये
दूसरा भारत के लिए इसकी इसलिए भी इंपॉर्टेंस हो जाती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक यूनिलैटरल टैरिफ लगाए हैं, यूनिलैटरल टैरिफ का मतलब क्या है, यानी खुद के बिना किसी दूसरे कंट्री से पूछे या किसी दूसरे कंट्री की बिना रजामंदी के जो भी टैरिफ लगाए, उसकी वजह से भारत के करीबन करीबन 50 बिलियन डॉलर के जो एक्सपोर्ट हैं यूएस को, उनको प्रभावित होने की एक जो है वो आशंका जताई जा रही है। तो जब इतने सारे एक्सपोर्ट हमारे प्रभावित होंगे और ट्रंप भारतीय जो मतलब सरकार है उसको रशिया से ऑयल खरीदने के लिए मना कर रही है कि भाई आप रशिया का ऑयल मत खरीदो। भारत के खिलाफ कई प्रकार के जो अनडिप्लोमेटिक शब्द हैं जिसको कूटनीति में यूज नहीं किया जा सकता, जैसे मोदी वॉर का नाम देना रशिया और यूक्रेन के वॉर को, इसका मतलब क्या हमने थोड़ी करवाया वॉर। इसी के साथ भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताना, अब ये डेड इकोनॉमी है कि नहीं है, हमने जीडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि की उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो वर्ड भारत के लिए यूज किया गया, देखिए किसी भी देश के लिए जिसका सिविलाइजेशन यानी जिसका इतिहास करीबन करीबन इन देशों से भी बहुत पुराना रहा हो, उसको अगर ऐसे शब्द कहे जाएं तो उसकी आत्मा को चोट लगना स्वाभाविक है। तो भारत के पास भी अपने खुद के ऑप्शंस ऑलरेडी हैं। हमने साफ कह दिया है रशिया के ऑयल को हम हमारे राष्ट्र हित के लिए खरीद रहे हैं जहां पर हमें डिस्काउंट मिलता है। और ये तो हर आदमी की भी जो है सोच है। एक टी शर्ट अगर मान लो किसी भी मार्केट में दो दुकान पे सेम प्रोडक्ट, किसी में 10 रुपया कम होगा तो कौन ऐसा आदमी होगा कि 10 रुपये ज्यादा देकर के वहां से लाएगा, अनटिल एंड अनलेस आपके ऊपर बहुत सारा दबाव हो और वो दबाव झेलने की आपकी क्षमता ना हो। भारत के ऊपर भी ये दबाव लगाने की कोशिश की गई, लेकिन हमने राष्ट्र हित के चक्कर में जो है इस बात से मना कर दिया कि हम रशिया का तेल जो है खरीदने से बाज नहीं आएंगे, यानी रुकेंगे नहीं हम। तीसरा, हमें तीसरा कंट्री ये नहीं बता सकता कि हमारे रिलेशन जो हैं दूसरे कंट्री के साथ में कैसे रहेंगे। जैसे हमारे पड़ोसी देश के साथ में हमारे क्या संबंध है, वो हमें अगर कोई तीसरा आकर के बताए तो क्या हम मान लेंगे। तो सेम सिचुएशन यहां पर भी आती है। इसलिए भारत जो है अपनी ऑप्शंस को तलाशते हुए अब भारत ने रशिया और चाइना के साथ अपने रिलेशंस को और ज्यादा आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब इसके तहत भारतीय प्रधानमंत्री चाइना की विजिट पे रहे। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी भारत आ रहे हैं और ऐसी खबरें हैं कि दिसंबर तक ये भारत आएंगे और आने के बाद में दोनों देशों के बीच में क्या और बातें हो सकती हैं, चाहे वो रक्षा के मामले में, चाहे वो इकोनॉमी के मामले में, चाहे वो ऑयल के मामले में, ग्लोबल इश्यूज को कैसे डील किया जा सकता है, वैश्विक मुद्दों के ऊपर कैसे बात हो सकती है, इसके ऊपर भी चर्चा होने के पूरे चांसेस हैं। तो भारत इस समय चाइना और रशिया से अपने रिलेशंस को इन 2-3 कारणों की वजह से जो है बढ़ा रहा है। इवन अगर आपसे मेंस में या इंटरव्यू में कहीं पर अगर सवाल भी पूछा जाता है कि क्या ऐसे कारण है जहां पर भारत इस समय रशिया और चाइना के साथ में अपने रिलेशंस को मजबूती प्रदान कर रहा है, तो पॉइंट वाइज पॉइंट आप उनको ये आंसर दे सकते हैं। अब एक और बात आती है कि इन दोनों देशों को भारत के साथ में संबंध अच्छे रखने का क्या अच्छा परिणाम मिल सकता है, यानी इनको क्या भारत के साथ में जो है अच्छे रिलेशन से इनको क्या मिलेगा। तो देखिए, चाइना के अगर भारत के साथ में रिलेशन अच्छे होते हैं तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा कि भारत की यूएसए के साथ में जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी बहुत कमजोरी या एकदम भारत और यूएस की जो गहरी मित्रता है उसमें सेंध लगाने का मौका मिलता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप ये कहें कि चाइना का कई सारे जो फ्रंट हैं जहां पर इंडो पैसिफिक जो रीजन है, जहां पर इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों को सम्मिलित मात्रा में देखा जाता है, एकजुट मात्रा में देखा जाता है, वहां पर भारत अन्य कंट्रीज के साथ में मिलकर के स्पेशली जो क्वाड की पार्टनरशिप है हमारी यूएसए के साथ में, जापान के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में और खुद भारत तो है ही, तो ये सारे कंट्री जो हैं चाइना की विस्तारवादी नीतियों को इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में सीधा चैलेंज प्रोवाइड करते हैं। तो चाइना कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके लिए कोई एक ऐसा फ्रंट आए, वो फ्रंट क्या हो, उसके लिए एक दिक्कतें खड़ी करें। तो एक ये भी जो है जरूरत है। तीसरा, चाइना के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 30% टैरिफ लगाए हैं। अभी 30% जब टैरिफ चाइना के ऊपर भी लग रहे हैं तो चाइना के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि यूएस मार्केट में प्रभावित होंगे।
और उनको भी अब जो है ऐसे मार्केट की तलाश है जहां पर वो प्रोडक्ट जो कि कमजोर हैं वो बेचा जा सके। तो चाइना ये कोशिश कर रहा है कि भारत ने जो प्रकार के प्रतिबंध गलवान वैली क्लैशेस के बाद में लगाए थे उनको भारत अब थोड़ा थोड़ा हटाने का काम करे, चाहे वो हवाई यात्राओं को वापस से चालू करना, चाहे चाइना के जो एप्लीकेशंस को बैन किया गया था उनके ऊपर बैन को हटाना, या चाइना की करीबन 300 से ज्यादा कंपनियों में जो आने वाला निवेश है उसके ऊपर पूरी निगरानी करना। ये सब काम जो है वो चाइना चाहता है कि भारत उनको थोड़ा थोड़ा कम करे, जिसकी वजह से चाइना के जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में बिकना स्टार्ट हो जाएं। एक और चीज आपको समझना है, चाइना क्यों चाहता है हमसे अच्छे रिलेशंस, चूंकि चाइना और इंडिया इस समय दो मेजर इकोनॉमीज हैं। भारत की इकोनॉमी करीबन $4 ट्रिलियन और चाइना की करीबन इसके 4.5 गुने के आसपास जो है चाइना की इकोनॉमी है। लेकिन जिस हिसाब से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत की इकोनॉमी करीबन जो है वो 7.8% जो जीडीपी की रफ्तार रही हमारी तिमाही 1 में, तो ये जो रफ्तार रही उसकी वजह से देखा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी तो 3rd लार्जेस्ट नंबर पर आ जाएगी। कौन से टर्म्स में? नॉमिनल टर्म्स में। तो उससे कारण, और भारत की जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास अब चाइना के ऑलमोस्ट 10 साल के अंदर अंदर वो बराबर हो जाएगी। तो चाइना को एक मार्केट भी मिल सकता है, चाइनीज कंपनीज को मार्केट मिल सकता है यहाँ पे। इसलिए भी चाइना चाहेगा कि भारत से रिलेशन उसके सुधरें। हालांकि चाइना और भारत के रिलेशंस में अब आपसे पूछा जा सकता है इवन इंटरव्यू में भी कि चाइना और भारत के रिलेशंस में और क्या क्या समस्याएं हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि समस्याओं में सबसे बड़ा अगर इकोनॉमिक एंगल में देखें तो ट्रेड डिस्प्यूट है। यानी हम चाइना से जो आयात करते हैं उसकी मात्रा काफ़ी है और निर्यात करते हैं उसकी मात्रा कम है। इसलिए जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जिसको हम व्यापार घाटा बोलते हैं, वो करीबन $100 बिलियन का है। और आपके अगर हम बात करें $1 बिलियन की, तो $1 बिलियन अगर $1 हम 87 रुपए का भी माने, जो कि कल 88 रुपए पर पहुंच गया था, तो एक तरह से $1 बिलियन का मतलब है 8800 करोड़ रुपया। तो यानी 8800 करोड़ रुपए को जब आप 100 से गुणा करेंगे तो इतना बड़ा व्यापार का घाटा भारत के पास है। यानी भारत इस घाटे को झेल रहा है चाइना के साथ में। तो हमेशा जो है ये ट्रेड दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशन यानी आर्थिक संबंधों में एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में आता है। जब हम आर्थिक संबंधों के बारे में बात करते हैं तो चाइना के द्वारा की गई एस्पियोनेज एक्टिविटीज, आपने कभी देखा होगा कि चाइना जो है वो सस्ते उपकरण टेलीकॉम में बेचता था, जिसको हम 5G के इक्विपमेंट कहते थे। ये 5G के इक्विपमेंट जब एक रिपोर्ट आई तो उसकी कंपनी है हुआवे, तो उस कंपनी को जो है यहां पर बैन किया गया। वो कंपनी जो है वो वर्ल्ड ओवर अपने प्रोडक्ट्स बेचती थी। हालांकि ये खबरें कितनी सत्य हैं कितनी सही नहीं है वो हमें नहीं पता। वेस्टर्न कंट्रीज ने ये कहा कि ये कंपनी जो है यानी चाइना की कंपनीज स्पाइंग एक्टिविटी करने के लिए ऐसे इक्विपमेंट को सस्ती दरों पर बेचती हैं, जिसकी वजह से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग टेलीकॉम प्रोडक्ट्स की कम हो जाती है तथा वो प्रोडक्ट स्पेशली जब 5G के काम आते हैं, 5G टेक्नोलॉजी के काम आते हैं, तो कई सारा डेटा चुरा करके वो चाइना को भेजती हैं। तो इसलिए भी जो है एक ये शक का जो दायरा है वो भी परेशान किए हुए है। चाइना के साथ में रिलेशनशिप इसलिए भी नहीं बढ़ पाई है क्योंकि आपने एक एंगल देखा होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी ये वह एंगल है जिसमें चाइना वर्ल्ड ओवर के जो कंट्रीज हैं उनको अपना सस्ता ऋण पर पैसा उपलब्ध करवाता है और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चलाता है। चाहे वो प्रोजेक्ट कहीं पे रोड बनाना हो, रेल लिंक बनाना हो, कोई पोर्ट डेवलप करना हो, चाहे वो जो है हवाई यात्रा को और सुगम बनाना हो, या इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स खोलना हो, या वहाँ पर जो माइंस हैं उनको रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए वहाँ से खदानों से जो है वो मिनरल्स निकालना हो, ये सब काम हम कैसे करते हैं चाइना? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। लेकिन ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है भारत के जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी का जो रीजन है, वहां से गुजरती है। और जब चाइना ने पाकिस्तान के साथ में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो करीबन 2013 में उन्होंने
इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया था करीबन $54 बिलियन की लागत से। अब आप समझ सकते हैं $54 बिलियन कितनी है, मैंने बताया था ना $1 बिलियन का मतलब है ऑलमोस्ट इतना करोड़ रुपया। तो उतना प्रोजेक्ट जो है चाइना ने पाकिस्तान के साथ में वहां पर इंप्लीमेंट करने के बारे में बात कही, लेकिन ये प्रोजेक्ट पास कहां से होता था, भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी से, इसलिए भारत इसका हमेशा विरोध करते आया है। इस जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग भी हुई थी ना, इसमें भी भारतीय प्रधानमंत्री ने उन सभी राष्ट्राध्यक्षों के सामने, इवन चाइना के राष्ट्रपति वहां पर बैठे थे, उनके सामने ये जरूर बोला कि कभी भी कोई भी कनेक्टिविटी जो है ना, कनेक्टिविटी को एंश्योर करने वाले प्रोडक्ट, यानी ऐसे प्रोडक्ट जिससे मतलब कनेक्शन बढ़ता हो, दूसरे देशों का कनेक्टिविटी बढ़ती हो, ये प्रोजेक्ट जो हैं वो सॉवरेनिटी यानी किसी भी कंट्री की संप्रभुता के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। और किसके ऊपर नहीं होना चाहिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर। भाई किससे पूछ करके आप भारत के जो ये इलाके हैं, भले ही चाहे पाकिस्तान के कब्जे में हो, लेकिन भारत से पूछा गया आपने कि भाई इसमें जो है हम इस प्रकार की रोड निकालना चाहते हैं? तो भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां पर ये साफ शब्दों में कहा कि हम जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स का इसलिए विरोध करते हैं। कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट हैं वो ट्रेड के साथ में ट्रस्ट भी होना चाहिए, यानी आप ट्रस्ट भी तो क्रिएट करें। इन कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट से बढ़िया हाईवे बना लोगे, अपना ट्रेड जो है उससे कर लोगे व्यापार, लेकिन आपने ट्रस्ट ही नहीं जनरेट किया रिलेशनशिप में, तो क्या फायदा? तो वहां पर भी हमने जो है चाइना के साथ में इस बात को अच्छे तरीके से रखा है। अब जो पॉइंट आता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जो भी मीटिंग हुई, उससे यूएसए को क्या मैसेज दिया गया, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इवन इंटरव्यू में कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इससे यूएसए को क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो आप साफ बताएं, यूएसए हो चाहे वो कोई थर्ड कंट्री, हमने किसी भी कंट्री का नाम बताए बिना जब हमारे प्रधानमंत्री इस मीटिंग में 7 साल के बाद में उस कंट्री में जाते हैं जिसका नाम चाइना है, और ये चाइना और यूएसए में आपस में कई सारे डिफरेंसेस हैं, यानी दोनों देश एक दूसरे के मतलब ध्रुव विरोधी हैं, तो जब प्राइम मिनिस्टर हमारे यहां पर जाते हैं, इससे पता चलता है कि भारत की जो विदेश नीति है वह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रखती है, यानी उसमें जो है हम किसी दूसरे देश की बजाय एक सामरिक जो है वो स्वतंत्रता या स्वायत्तता रखते हैं। हमें खुद का अधिकार है कि हम किस कंट्री से अपने रिलेशनशिप को और मजबूत बनाएं, या किस कंट्री के साथ में हमें क्या बात करनी है, वो हमारा मकसद है, ये आपका मकसद जो है वो कतई नहीं हो सकता। एक बात उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की। दूसरा ये दर्शाने की कोशिश की है ट्रंप को या मतलब यूएसए को भी, मतलब डायरेक्ट मैसेज तो आप नहीं दे रहे लेकिन इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप पुतिन जी के साथ में, यानी जो भी रशिया के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ में अगर आप उनकी कार में बैठ करके 1 घंटे तक की वार्ता आप बिना किसी अन्य मतलब लोगों के सामने करते हो, इसका मतलब है आप उस राष्ट्र या उस देश के साथ में अपने रिलेशनशिप को और कितना मजबूत पोजीशन पे लेकर जाते हो। जैसे कहते हैं ना, 1-on-1 में कौन बात करता है, कोई तीसरा तो सुनता नहीं है। तो आप समझिए गाड़ी से, इसका मतलब महत्व समझिए आप किसी भी एक्टिविटी का। गाड़ी से रशिया के वो राष्ट्रपति की गाड़ी है, भारतीय प्रधानमंत्री को लेने के लिए रशिया के प्रेसिडेंट ने 10 मिनट का तो वेट किया अपनी कार में बैठे बैठे, वरना 1 मिनट का कोई वेट नहीं करता। दूसरा, उस कार में मतलब भारतीय प्रधानमंत्री उसी कार में बैठते हैं, उसके बाद में मीटिंग में जाने का केवल 15 मिनट का डिस्टेंस है, लेकिन जैसे अपन कई बार नहीं बैठते क्या, 2 दोस्त या कोई भी बैठ करके 50 मिनट तक बात करते हैं, वो वाली बातचीत दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच में होती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जिस रशियन ऑयल को खरीदने के लिए भारत को मना किया जा रहा है, उस रशिया के राष्ट्रपति के साथ में मिलकर के 15 मिनट की तो ये बातचीत और 50 मिनट करीबन करीबन और बातचीत की गई। कहने का तात्पर्य इतना है, हम उन देशों से अपनी रिलेशनशिप को कितना महत्व दे रहे हैं, वहां से ये हमें पता चल रहा है। यानी हमारा कोई तीसरा आदमी बैठ करके ये नहीं बता सकता, यानी भारत की, अब आप तीसरा ये बात कर सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी में
भारतीय जो सरकार है या भारतीय अर्थशास्त्री हैं उनको इतना भरोसा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का सामना हम आसानी से कर लेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप के या यूएसए के जो टैरिफ लगे हैं उनसे उनकी जो मतलब शर्तें हैं उसके ऊपर नहीं झुकेंगे। इससे यह भी मैसेज देने की कोशिश की गई है। आपको यह भी बताएं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमने कई सारे अन्य मेंबर से भी मुलाकात की, जहां पर करीबन 20 के आसपास जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो इकट्ठा हुए थे, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो लाओस हो, चाहे वो बेलारूस हो, चाहे वो कंबोडिया हो। ये सब देशों के साथ में भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्राध्यक्ष, उन्होंने जो है मिलकर के उनके साथ में पुल असाइड बोला जाता है इनको। पुल असाइड का मतलब है कि स्ट्रक्चर्ड मीटिंग तो न होना, लेकिन चूंकि एक बड़ा समिट चल रहा है इसलिए जो है 5-7 मिनट का टाइम निकाल करके उन दोनों देशों के बीच में बात होना, उसको कहते हैं पुल असाइड। यानी हम किसी शादी में जाएं और वहां पर जो है, जैसे कहते हैं ना कि दो मित्र मिल गए तो आपस में 5-7 मिनट जो है उन्होंने किसी मुद्दे पर चर्चा कर ली, तो इससे पता चलता है कि भारत जो है अपने रिलेशंस को किस तरीके से इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ा रहा है। इसी के साथ जो भारत ने करने की कोशिश की है वो है क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, यानी ये मिनरल्स जो कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारी सेमीकंडक्टर के लिए ज़रूरी हो, चाहे वो हमारी कार इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी हो, हम वो प्रोक्योर करने के लिए जापान से भी सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। तो चाइना के साथ में भी जो है हम हमारी सप्लाई को मजबूत करने के लिए बात कर सकते हैं। तो ये सब काम हमने उस समिट के द्वारा करने की कोशिश की है। इसलिए इस प्रकार की समिट से आपको समझना क्या क्या होता है, यानी समिट पहले तो क्यों आयोजित की जाती हैं, उस समिट से भारत को क्या मिलता है, समिट में जो कंट्रीज हैं उनके इंडिविजुअल रिलेशंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा इस देश के साथ में हमारे रिलेशन में क्या क्या हैं, कहाँ चुनौतियां हैं, कैसे चुनौतियों से हम निपटना चाहते हैं। या फिर इस समिट में जाने का, जो कि 7 साल के बाद में अगर कोई भी राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश में जाए और वो भी ऐसा देश जिसके साथ में हमने बॉर्डर के जो मतलब ऊपर लड़ाई लड़ी हो, या लड़ाई का मतलब वहां पर मतलब सैनिक मारे गए हों, और 50,000 से ऊपर भारत के और 50,000 से ऊपर चाइना के जो सैनिक हैं अभी भी उसी बॉर्डर पर उसी अवस्था में डटे हुए हों, उस स्थिति में जाकर के वहां पर बात करना यानी पूरे वैश्विक समुदाय को एक मैसेज देने की कोशिश है। तो इन एंगल्स के साथ में आपको ये टॉपिक समझना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।